ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क एनसीएन टीवी की जानिब से सैमसन जावेद और मेज़बान अशकनाज खोकर जो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं की जानिब से तमाम नाजरीन को और आज के पैनलिस्ट को खुशामदीद। नाजरीन, आज बहुत ही अहम मौजूए गुफ्तगू है कौमी कमीशन बराए माइनॉरिटीज, एक तज्जिया, तहफ़्फ़ुज़ात और तरजीहात। वाज़िया रहे कि आल सेंट्स चर्च पेशावर पर खुदकश हमले के बाद 19 जून 2014 को पाकिस्तान के चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने मुल्क में गैर मुस्लिमों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम फैसला रकम किया। 5 साल के दौरान अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के फैसले पर अमल दरामद न होने के इन 5 सालों के दौरान चीफ जस्टिस नासरुल मल्क और साकिब नसार ने इंतजामिया के मुख्तलिफ शोबों को काहली पर तंबीह की, मगर फिर ये मामला अदालत की मज़ीद तवज्जो करने से कासिर रहा। जस्टिस साकिब नसार ने शेब सडल कमीशन बनाने में अहम किरदार अदा किया और मैं यहाँ पे ये भी बताता जाऊँ कि पीटर जैकब साहब की भी खिदमत इसमें बहुत अहम है। पीटीआई की हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद उन्होंने मिnority कमीशन तश्कील तो दिया, मगर वो मजहबी मिनिस्ट्री के तहत तश्कील दिया जो आइन के आर्टिकल 20 की रोशनी में अक़लियतों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़, हकूक़ और मजहबी आज़ादियों के हवाले से काम करेगा। जनवरी 2019 में कमीशन का एक इजलास हुआ। नाज़रीन, सब जानते हैं कि अक़लियतों को के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ क्या था। ये भी हम ज़रूर बात करेंगे कि इसकी वजह क्या थी। फिर वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर अनवार उल हक कादरी ने तस्दीक की कि वफाकी काबीना ने कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ की तश्कील की मंजूरी दी है। वज़ारत मजहबी अमूर की दस्तयाब समरी के मुताबिक कौमी कमीशन बराए अक़लियती हकूक़ 17 अरकान पर मुश्तमिल थी, जिसमें 9 अक़लियती, 2 मुस्लिम, जबकि मजहबी अमूर, इंसानी हकूक़, दाखिला, कानून और तालीम की वजारतों के नुमाइंदे भी इस कमीशन का हिस्सा होंगे। रिपोर्ट में मजहबी अक़लियतों के लिए पाकिस्तान के कई मुस्बत और कलीदी इक़दामात का एतराफ़ किया गया। करतारपुर राहदारी, पहली सिख यूनिवर्सिटी के क़याम और राम मंदिर दोबारा खोलने को काबिल तस्लीम करार दिया गया, मगर अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई काम सामने नहीं आया। वो भी देखेंगे। मेरा ख्याल है जयपाल उनका एक हिस्सा थे, वो इसकी बात ज़रूर करेंगे। निगरान हुकूमत ने कौमी कमीशन को जारी ना रखा या इस स्टेप को या इस कमीशन को संजीदगी से ना लिया, और अब नई हुकूमत है, इसने भी कोई संजीदगी से ऐसा स्टेप नहीं लिया। और एमएनए नवीद जीवा साहब ने एक नया बिल पेश किया, लेकिन वो पुराने एक बिल था, उससे थोड़ा मुख्तलिफ तो है, लेकिन उसमें बड़े सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर जयपाल छाबड़िया भी हैं जो इस कमीशन का एक हिस्सा थे। फिर हमारे साथ नबीला फिरोज भट्टी साहबा भी हैं, जिनका एक बहुत बड़ा काम भी है। वो इंसानी हकूक़ के हवाले से उनका काबिल कदर काम भी है, रिसर्चर हैं, कॉलम निगार भी हैं, और ऐसे अलमिए और ऐसे जो ज़रूरत होती है जहाँ ऐसे उन पे कलम उठाती हैं जो वाकई दूसरों के लिए एक बहुत ही स्टडी का बायस बनती हैं या इंफॉर्मेशन का सबब भी बनती हैं। और इसी के साथ मैं फिर अशकनार खोकर जो आज के मेज़बान हैं इस प्रोग्राम के, माइक उनके हवाले करता हूँ। बहुत शुक्रिया अशकनार खोकर साहब जी। जी, आप सब साथियों को खुशामदीद। तो मैं अपनी बात का आगाज जो है वो जयपाल छाबड़िया साहब से करना चाहूँगा। तो कौमी कमीशन बाय अक़लियत के हवाले से आपको पता है कि आप मेंबर्स रह चुके हैं 2020 से लेकर 2023 तक, और आपने इसमें प्रैक्टिकली तौर पर इस कमीशन को देखा और
इसमें काम भी किया, और क्योंकि इस कमीशन का जो इजरा था वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए से किया गया था, और आप एक रुकन के सीएसएस के अंदर काम करते रहे, तो मेरा आपसे एक सवाल जो बनता है इस कमीशन के हवाले से, प्लीज बताइएगा मुझे कि आपका इस कमीशन के अंदर जो काम करने का तजुर्बा वो कैसा रहा, और इसमें हमें खासतौर पर आप रोशनी डालिएगा कि इसमें ह्यूमन रिसोर्स आपको क्या दिए गए थे, आपके पास माली वसाइल क्या थे, आपके पास अख्तियारात क्या थे, और खास तौर पर जो हमारा मेन फोकस है कि बीइंग ए मिनॉरिटी लीडर, जो मेंबरान थे उनके पास कौन कौन से अख्तियार थे जो वो काम इस कमीशन के जरिए से कर पाए, और अगर कोई कामयाबी है तो प्लीज उसका भी जरूर हमारे साथ शेयरिंग कीजिएगा। थैंक यू। ये आप लोगों ने प्रोग्राम रखा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पाकिस्तान में जितने भी गवर्नमेंट्स गुजरी हैं या अभी जो गवर्नमेंट है या जो सियासी पार्टियां हैं, वो कभी भी इसमें सीरियस नहीं रही हैं कोई मिनॉरिटीज के हुकूक के बारे में, राइट्स के बारे में, या उसके लिए कोई मुस्तनद काम हुआ नहीं है। ठीक है। असल में हुआ क्या था कि हम कभी कभी बराबर वाले लोगों से, पड़ोसियों से सीखना होता है, लेकिन हमने कभी सीखने की कोशिश नहीं की कि हिंदुस्तान ने 93 में ये मिनाटी कमीशन बनाई थी। लेकिन हम 20 साल के बाद जब तसद्दुक जिलानी ने फैसला दिया 2014 में, लेकिन उस वक्त भी जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उन्होंने कोई कमीशन नहीं बनाई, और 2014 को जाके 20 में इमरान खान की हुकूमत ने जाके बनाई। और ये जो मिनाटी कमीशन बनी उसमें एक तसद्दुक जिलानी का फैसले का एक असर है, और दूसरा उससे एक चीज जो आप लोगों के शायद जहन में नहीं है, जिसका जिक्र नहीं हुआ, इसमें चीफ जस्टिस अतर मिनला का बनवाने में हाथ है। एक क्रिश्चियन प्रॉपर्टी थी जो 240 मिलियन की प्रॉपर्टी थी लाहौर की, जो सेल होनी थी। पाकिस्तान में ये रूल है कि कोई भी कम्युनिटी प्रॉपर्टी तब सेल हो सकती है जब उसको एनओसी मिनाटी कमीशन दे। लेकिन पाकिस्तान में गवर्नमेंट से मिनाटी कमीशन बनाती नहीं है, और रिलीजियस मिनिस्ट्री ले दे के अपना मामला तय करके उनको एनओसी दे देती है, जो उनका राइट नहीं है। कानूनन मिनाटी कमीशन के पास इसका एनओसी का राइट है। तो जब अतर मिन्नल्ला साहब के पास 240 मिलियन की प्रॉपर्टी का केस आया क्रिश्चियंस का लाहौर का, तो उन्होंने इमरान खान गवर्नमेंट को लेटर लिखा कि आप विद इन 3 मिनट्स मिनाटी कमीशन बनाएं। तो ये एक इसमें अतर मिन्नल्ला साहब को क्रेडिट जाता है, और फिर जो इमरान खान हुकूमत ने मिनाटी कमीशन बनाई। लेकिन इमरान खान हुकूमत को मैं ये क्रेडिट जरूर दूंगा कि उन्होंने जो कमीशन बनाई उसमें पॉलिटिकल लोगों को ज्यादा शामिल नहीं किया। मतलब उन्होंने कोई चाहते तो जितने मेंबर थे तो आधे से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज जो बनाती हैं वो अपने लोगों को, तो उनमें उन्होंने इतना नहीं कि हम दो लोग थे जिनका पीटीआई से ताल्लुक था, बाकी सारे लोग भी थे जितने वो एजुकेशन वाइज भी क्वालिफाइड थे, और अच्छा एक उनका पास्ट था, एक रिकॉर्ड था। अब पाकिस्तान में क्योंकि जो अभी जीवा साहब ने भी एक वो ड्राफ्ट पेश किया है, होना ये चाहिए जो मिनाटी कमीशन हो वो ऑटोनॉमस मिनाटी कमीशन हो, पहले नंबर पे ऑटोनॉमस हो। अगर ऑटोनॉमस नहीं बनाते तो सेकंड नंबर पे रिलीजियस मिनिस्ट्री के साथ उसको रखा जा सकता है, मिनाटी मिनिस्ट्री के साथ रखा सकता है। लेकिन रिलीजियस मिनिस्ट्री से कोई भी ताल्लुक उसका बनता नहीं है कि मिनाटी कमीशन को आप रिलीजियस मिनिस्ट्री के अम्ब्रेला में डाल दें। अगर गवर्नमेंट मिनाटी कमीशन को रिलीजियस मिनाटी मिनिस्ट्री को भी नहीं देना चाहती, तो भी उसके बाद ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री का एक आता है नंबर, लेकिन रिलीजियस मिनिस्ट्री का नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलीजियस मिनिस्ट्री से मिनाटी कमीशन का कोई ताल्लुक, क्योंकि मिनाटी कमीशन एक रिलीजियस इदारा नहीं है। तो नंबर वन ये तो कोई भी इसमें सीरियस नहीं है कि उसको इस तरह बनाने में। जब हमने एक्ट बना के दिया, क्यों 75 सालों में एक्ट नहीं बना था, तो हमने तमाम लोगों को बिठाया, वन मैन कमीशन को भी बिठाया, पीटर साहब को भी हमने उसमें बिठाया, जितनी पार्टीज के एमएनए थे उनके भी हमने उनको भी बिठाया। फिर हमने एक मुस्तनद एक मुतफिका बना के अपनी गवर्नमेंट के हवाले किया। लेकिन
क्योंकि पाकिस्तान की जब मैं पहले बात कर चुका हूँ, जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका किसका भी इंटरेस्ट नहीं रहा। तो इमरान खान की गवर्नमेंट में भी वो एक पास नहीं हो सका। और अभी आप देखेंगे कि इमरान खान की गवर्नमेंट को गए हुए भी इतना टाइम हो गया है, तो पिछली पीडीएम हुकूमत ने भी एक्ट को पास नहीं किया। हालांकि वो एक्ट हमने लॉ मिनिस्ट्री के हवाले किया था, और उस लॉ पे, एक्ट पे तमाम लोग मुतफिक थे। वन मैन कमीशन प्लस एमएनए तमाम पार्टीज के, और ह्यूमन एचआरसीपी का नुमाइंदा और पीटर साहब, तमाम लोग मुतफिक थे जो हमने बनाया था। लेकिन उसको भी पीडीएम गवर्नमेंट ने पास नहीं किया। और उनकी सिंसियरिटी ये भी नजर नहीं आती कि हमारी जो 2020 में बनी थी, मई में हमारी पहली मीटिंग हुई थी, 23 में हमें काम करने से इन्होंने रोक दिया। नहीं तो दुनिया में इस तरह होता है कि जब तक दूसरी कमीशन नहीं आएगी और वो हमसे उसका रिकॉर्ड वगैरह चीजें नहीं लेगी, तो पहले की कमीशन हमेशा कोई भी इदारे की गवर्नमेंट बनाती है, तो वो कमीशन वुमेन की हो या ह्यूमन राइट, वो काम करती रहती है। जब नेक्स्ट मिनाटी कमीशन आती है, वो उनसे फिर वो लेती है। लेकिन हम बदकिस्मती से इन्होंने हमारा काम भी बंद कर दिया। हमने 18 मीटिंग्स की थी अपने टेन्योर में, 18 मीटिंग्स। और उसमें होना ये चाहिए कि जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, आने वाली मिनाटी कमीशन के लिए भी मैं तजवीज करूंगा कि उनके जो डिसीजन होते हैं उनको पब्लिक किया जाना चाहिए। क्योंकि लोगों को फिर पता ही नहीं होता कि मिनाटी कमीशन क्या कर रही है। असल में होता क्या है कि हमने सीखने की कोशिश नहीं की। आज मैंने कोशिश की इंडिया से मालूमात लेने की, उनको गूगल पे तो मैंने जितना पढ़ना था पढ़ चुका हूँ। लेकिन मैंने एक अपने जर्नलिस्ट दोस्त के थ्रू ये उनको पैकेज क्या देती है गवर्नमेंट, उनको क्या देती है। तो इंडिया में जो उनके चेयरपर्सन है, उनको मिनिस्टर का एक स्टेटस है जो मिनाटी कमीशन का, और बाकी मेंबर्स को भी तकरीबन एमपीए या एमएनए जितना स्टेटस है कि उनको इतना, और उनको पैकेज सैलरी भी मिलती है। लेकिन पाकिस्तान में हमारा कोई भी इंडिपेंडेंट बजट नहीं था मिनाटी कमीशन का, और हमें कोई पैकेज नहीं दिया गया था। और मुसीबत ये भी पैदा की गई थी कि हमारे जो मेरे जैसा बंदा, हम टिकट अपनी पॉकेट से खरीद करते थे। वो जब हम जाते थे और शरीक होते थे, उनको जब हम वो प्रोवाइड करते थे, तब वो हमें उसके बाद वो जब अप्रूव करते थे, तो महीने 2 महीने के बाद वो हमें पैसे भेजते थे। तो ये जितनी गवर्नमेंट्स हैं पाकिस्तान में, वो बिल्कुल सीरियस नहीं है कि एक ऑटोनॉमस मिनाटी कमीशन यहाँ बने और उसका एक्ट अपना हो, उनका बजट अपना हो। क्योंकि मिनाटी कमीशन में अभी आपने एक सवाल किया, तो मैं उसको, आप बीच में दूसरे सवाल क्रिएट करना, मैं इसको ये बताऊंगा कि हमने क्या किया। अब होता क्या है, हमारे टाइम पे जितने मेंबर थे, जीवा साहब ने अपने एक में उससे भी मेंबर बढ़ा रहा है। तो मेरा जो जाती ओपिनियन है, मेंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। दुनिया में हमें दूसरे मुल्कों से सीखना चाहिए। इंडिया में जितनी मिनार्टीज है, उनका एक मिनार्टी का एक बंदा मेंबर है। देयर आर द टोटल 7, 1 चेयरमैन है, चेयरपर्सन है, और उनके बाकी जो एक चेयर वाइस चेयरपर्सन है, और 5 उनके मेंबर हैं। मेंबर बढ़ाने से कोई फायदा नहीं होगा। होता क्या है कि हमारी मिनाटी कमीशन में गवर्नमेंट के लिए ज्यादा आसान होता है कि जब ज्यादा लोग होते हैं तो वो उनको अपने तरफ करते हैं। कोई भी रेजोल्यूशन हम पास नहीं कर पाते उसमें। मैं उसका मिसाल भी बताऊं आपको। एक तो पाकिस्तान में 75 सालों में एनओसी जो दी जाती है, उसके कोई रूल्स बने हुए नहीं थे। और हमारी एक सब कमेटी चेलाराम साहब ने बनाई, और उसका चेयरमैन मैं बना, बाकी हमारे साथ थे, जैमे अलबर्ट साहब भी मेंबर थे, और हमारे सिख दोस्त भी थे। तो बाकी जितने मेंबर थे, तो हमने मिलके पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में रूल बनाया कि वो प्रॉपर्टी कोई कम्युनिटी की अगर सेल होनी है, तो उसका रिक्वायरमेंट क्या है। तो हमने उसका नंबर 1 रूल ये बनाया कि जो भी प्रॉपर्टी सेल होगी तो वो कमीशन को एप्लीकेशन देंगे, नंबर 1। दूसरा, उसके जो डिप्टी कमिश्नर होगा, उसी से
कमीशन मालूम करेगी कंसर्न डिप्टी कमिश्नर से कि ये जो हमारे पास एप्लीकेशन आई है, तो ये प्रॉपर्टी इन कमेटी या ट्रस्ट से जिसने हमें एप्लीकेशन दी है, इनके नाम पर भी है या नहीं है। एक तो उसकी हमें वो देंगे रिपोर्ट। तीसरे नंबर पे जब हम चाहेंगे कि ये सेल हो सकती है, तो उस प्रॉपर्टी को बड़ी दो अखबारों, हमने छोटी अखबारों को अभी शर्त हटा दिया, बड़ी जंगो डाल में एडवर्टाइज करेंगे कि उसके प्रॉपर पैसे मिल सके उसको। चौथे नंबर पे हमने ये रखा कि जो भी ट्रस्ट या कमेटी जो भी सेल करनी चाहती है कम्युनिटी प्रॉपर्टी, वो हमें एफिडेविट पे लिख के देंगे कि इससे जो पैसे मिलेंगे वो जाती इस्तेमाल में नहीं कर सकते, वो कम्युनिटी के लिए यूज होंगे, और उसका डिटेल भी हमें एफिडेविट में वो पहले प्रोवाइड करेंगे कि ये पैसे कहाँ इस्तेमाल होंगे। लास्ट एक है, वो लास्ट ये था कि अगर हमें कोई मिस इन्फॉर्म करेंगे कमीशन को, तो उनको अकॉर्डिंग लॉ पनिशमेंट होगी। तो ये हमने एक तो 75 सालों में ये कमीशन की एक अचीवमेंट है। नंबर 1, पोस्ट कन्वर्जन पे भी हमारी एक सब कमेटी बनी थी जिसका मैं चेयरमैन था, लेकिन ये बदकिस्मती है क्योंकि कमीशन में जितने भी लोग आते हैं या अभी भी जो आएंगे, वो मौके परस्ती का शिकार होते हैं। वो ये नहीं चाहते कि गवर्नमेंट से उनकी रिलेशनशिप खराब हो। तो मैंने जब एक उसके रेजोल्यूशन लाना चाहा कमीशन में कि अंडर 18 हमें कन्वर्जन कबूल नहीं है, हालांकि ये हम आसानी से रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, लेकिन बाकी जितने मेंबर थे इंक्लूडिंग चेयरमैन, दे वर नॉट रेडी टू सपोर्ट माय रेजोल्यूशन। हालांकि उसमें मेरा हार्ड एक एग्जाम्पल भी था कि 1927 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान साथ थे, तब पाकिस्तान, अच्छा, जो मुस्लिम लीग थी उस वक्त की, जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सरबराही में मुस्लिम लीग ने रेजोल्यूशन पास किया था कि अंडर 18 कन्वर्जन इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये पाकिस्तान के रेजोल्यूशन की बुक में मौजूद है, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लड़कियां कन्वर्ट होती थी। तो ये हमारे पास हार्ड एग्जाम्पल भी था। उसके बावजूद क्योंकि मेरे मेंबर और चेयरमैन उसमें मेरी सपोर्ट कर, तो हमने रेजोल्यूशन पास नहीं कर पाए। मेरी एफर्ट से एक मैं काम कर पाया कि जो इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन है केपिल आयाज, मैंने उनको कन्विंस किया कि पोस्ट कन्वर्जन एक बड़ा इशू है और स्टेट को इसको सॉल्व करना चाहिए। तो इस पे मेरे और केपिल आयाज साहब के सिग्नेचर ऑफिशियल रिकॉर्ड में मौजूद है। हम दोनों ने उस पर सिग्नेचर की हुई है। तो हमने उनको अपना वंडरफुल ये डॉक्टर साहब, आपका कबूल बहुत कबूल अच्छा करें। बहुत अच्छा जी तजुर्बा रहा। मैं आपकी तरफ सेकंड राउंड के अंदर आऊंगा, और मेरा जी। क्योंकि अभी जो ज्यादातर फोकस है वो अभी हम मौजूदा जो बिल जो पेश किया गया था जीवा साहब की तरफ से, उसके ऊपर तो इस ज्यादा पे जब आप सवाल रखेंगे तो मैं इसमें तफसील से बात करूंगा। अभी। जी जरूर जरूर जरूर, आप प्लीज इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जरूर लेकर आइए इसी इशू को। अभी हमारे साथ मौजूद है मैडम नबीला फिरोज भट्टी साहब, जो कॉलमनिस्ट है और जिन्होंने बहुत वसी पैमाने पर रिसर्च वर्क किया हुआ है, और खासतौर पर पीपल्स कमीशन फॉर मिनॉरिटी राइट्स की मेंबर भी रही है, और खासतौर पर अभी कौमी कमीशन बराए मिनॉरिटीज के हवाले से ड्राफ्ट बिल को स्टडी करना और उसके ऊपर जो रिजर्वेशन थी, और खासतौर पर उसके हवाले से प्रैक्टिकली वर्क करने का तजुर्बा इनके पास रहा है। तो मैं हम पूछना चाहेंगे मैडम नबीला फिरोज भट्टी साहब, आप हमें बताइएगा जो पिछले दौर में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के जरिए नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज बनते रहे, उसके हवाले से पीसीएमआर की रिजर्वेशंस क्या थी, और मौजूदा जो बिल पेश किया गया था उसके ऊपर पीसीएमआर की रिजर्वेशंस क्या है, और बीइंग कम्युनिटी लीडर आप किस तरीके से देखते हैं कि इस कमीशन की हिफाजत को बढ़ाने के हवाले से किस तरीके का बिल जो ड्राफ्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच अशनाज। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो नोटिफिकेशन से कमीशंस बन रहे हैं, ये 1919 से बन रहे हैं। 90s में ये कमीशंस बनना शुरू हो गए थे। ये इमरान खान की गवर्नमेंट ने नहीं पहली दफा बनाया, तो ये उस वक्त से ही 90s से ही टूथलेस हैं, बेकार हैं, इनकी कोई भी कारकर्दगी नहीं है। और अभी भी हम ये कहेंगे कि जो हमारी डिमांड्स हैं शुरू से लेके अब तक वो यही हैं, और जीवा साहब के बिल को सामने रखते हुए भी यही है। क्योंकि एक बिल पहले 2023 में पीटीआई की गवर्नमेंट के दौर में असेंबली में आया है, नेशनल असेंबली से पास हुआ है, लेकिन उसमें कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे
जिनको पीसीएमआर ने और हम सब ने जब पढ़ा, हमने उसको क्लॉज टू क्लॉज उसमें चेंजेस सजेस्ट की और फिर हमने उस पर बाकायदा लॉबिंग की और सेनेट में उस बिल को रखवाया, क्योंकि वो बिल अगर एज इट इज पास होता तो फिर वही प्रॉब्लम रहते जो पिछले कमीशंस बने हुए थे जिस तरह के, उनमें रहते। अब जीवा साहब ने जो बिल पेश किया है उसमें भी ऑलमोस्ट वही चीजें हैं। एक तो इन्होंने 23 की बजाय उसको पेन से कर दिया, टाइपिंग में भी नहीं हुआ। और दूसरे जो सिख मेंबर्स थे उनकी तादाद, पिछला जो 23 का बिल था उसमें 3 थी, जबकि सिखों की आबादी ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान में 15,000 है। तो उसमें जीवा साहब ने सिख मेंबर जो है उसको 1 किया है। तो हमारी जो डिमांड्स हैं वो बहुत वाजे हैं। पहले नंबर पे तो ये कि अभी जब जीवा साहब का बिल भी आया है, अभी जीवा वाले में 2 नहीं है, मेरे ख्याल 2 नहीं है, अभी 2 है शायद लिखे हुए। एक है सर, एक है सिख, 1 मेंबर है। 2 है लेकिन हमने जो तजवीज किया वो 1 किया है। जी जी जीवा जी, जीवा 2 पे है लेकिन हम 2 जी, और हमने जो तजवीज किया है वो 1 है। और हमारी जो डिमांड है वो ये है कि पहले नंबर पे तो ये कि इसका नाम ही जिस तरह से बाकी इदारे हैं, ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसमें राइट्स का लफ्ज आता है, नेशनल कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स है उसमें राइट्स का लफ्ज आता है, खवातीन का कमीशन है उसमें स्टेटस का लफ्ज आता है कि उनके वकार की, उनके स्टेटस की बात हो। जो माइनॉरिटीज का कमीशन है उसमें वो कहते हैं नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। तो पहले नंबर पे तो ये है कि बिल का नाम होना चाहिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स, कि ये राइट्स की एक बॉडी बनने जा रही है, ये रिलीजियस बॉडी नहीं बनने जा रही। इसी से हमारी अगली बात भी शुरू होती है जो ज्यादा मसले का बायस बन रही है और जिसपे छाबरिया साहब ने भी कुछ रोशनी डाली है कि जो प्रॉपर्टीज माइनॉरिटीज की हैं उनका बहुत मसला होता है। और ये जो अभी की भी फॉर्मेशन है जीवा साहब वाले बिल की भी और पिछले बिल की भी, उसमें अवैक्वी ट्रस्ट बोर्ड का एक बंदा शामिल करते हैं, सीसीआई का एक बंदा शामिल करते हैं, इस्लामी नजरियाती काउंसिल का, और फिर रिलीजियस मिनिस्ट्री का एक बंदा शामिल करते हैं। तो हमारी डिमांड है कि ये बिल, ये जो एनेक्टमेंट है, ये जो कमीशन बनना चाहिए जिस एनेक्टमेंट के तहत, उसमें प्रॉपर्टी का मामला नहीं होना चाहिए। प्रॉपर्टी के लिए हुकूमत कोई स्टैंडिंग कमेटी बनाए, जो मर्जी बनाए, लेकिन ये बिल राइट्स के हवाले से होना चाहिए और ये इदारा भी राइट्स के हवाले से होना चाहिए। और राइट्स के अदारे का प्रॉपर्टी से कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी तो फिर इसको इनडिफरेंट रखना और राइट्स के साथ रिलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के तहत जिस तरह बाकी तीनों इदारे हैं, खवातीन का कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, बच्चों का कमीशन, उसी तरह ये भी ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के तहत होने चाहिए। ये नई लॉ मिनिस्ट्री के तहत होने चाहिए, नई रिलीजियस मिनिस्ट्री के तहत होने चाहिए, नई माइनॉरिटीज मिनिस्ट्री के तहत होने चाहिए, क्योंकि ये हकूक की बॉडी है, ये हकूक के लिए काम करेगी, इसलिए इसको ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के तहत होना चाहिए। मैं छाबरिया साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करती हूँ कि जब इतने ढेर मेंबरान होंगे, नॉन ऑफिशियल इनका नाम, हमारे जो लोग जो जिनको बकायदा मेंबर माइनॉरिटीज से लेना है, उनको पुकार ही जीवा साहब के बिल में और 2023 के बिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर रहे हैं। तो नॉन से तो नहीं होना चाहिए, नॉन ऑफिशियल नहीं होना चाहिए, उनको होना चाहिए गजेटेड मेंबर्स या कुछ भी बकायदा मेंबर्स, जिस तरह बाकी इदारों के हैं उस तरह मेंबर्स हों। नॉन ऑफिशियल उनके साथ नहीं आना चाहिए। फिर हमारे साथ मिसालें हैं जो काम हुआ है चाइल्ड राइट्स कमीशन के साथ और विमेन राइट्स कमीशन के साथ, विमेन स्टेटस ऑन विमेन जो कमीशन है, उसमें ढेर सारे ऑफिशियल मेंबर्स फ्ला मिनिस्ट्री का, फ्ला मिनिस्ट्री का, फ्ला मिनिस्ट्री का डाल दिए गए हैं और वही तरीका कार इसमें अडॉप्ट कर रहे हैं कि ये मिनिस्ट्रीज आएंगी। वो ढेर मेंबरान जो होते हैं तो फिर कारकर्दगी मुतासर होती है। और हमने देखा है, जो हमने तजर्बे से सीखा है सब पाकिस्तानियों ने, वो ये है कि नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स को इंटरनेशनल एक्रीडेशन भी मिल गई है ये इसी साल में। और नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का इतना बोल्ड काम है कि उन्होंने बाकायदा बच्चियां जिनकी फोर्स कन्वर्जन करके उनकी शादियां की गई हैं उनको रेस्क्यू किया है। कोई भी माइनॉरिटी राइट्स कमीशन आज तक ये नहीं कर सका
उन्होंने बकायदा इसको रेस्क्यू किया है, उन्होंने बकायदा अपनी रिपोर्ट्स में इसको मेंशन किया है और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में मेंशन किया है, जो रिपोर्ट्स जिनीवा तक पढ़ी गई हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा कमीशन जो बने वो पेरिस प्रिंसिपल्स के तहत बने, उसमें प्लूरलाइजेशन हो, उसमें इंडिपेंडेंस हो, जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ऑटोनोमस बॉडी हो, और उसकी इफेक्टिवनेस हो, उसकी इफेक्टिवनेस बकायदा नजर आए। ये शुरू तो जनाब तसद्दुक हुसैन जिलानी की जजमेंट में नहीं हुआ, लेकिन उनकी इस बात से इस पे बहस मुबासा है और इसकी जो जरूरत है वो ज्यादा महसूस की गई है। जब उनकी 2014 वाली जजमेंट आई है तो उसके बाद इसकी ज्यादा जरूरत महसूस की है। फिर 2019 में इमरान खान की गवर्नमेंट में ये बन भी गया। जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी की जजमेंट में उसके मुताबिक था कि जो कंपनसेट किया जाए जो वहां पे विक्टिम्स हैं, ऑल सेंट्स चर्च के जो ब्लास्ट हैं उनके, तो वफाकी गवर्नमेंट ने ढेर सारा पैसा भी दिया केपी गवर्नमेंट को कि ये वो जो विक्टिम्स हैं वहां पे जख्मी भी बहुत लोग हुए और वहां पे कैजुअलिटीज भी तकरीबन 87 इस तरह से हुई। तो ये था कि उन लोगों को कंपनसेट किया जाए, लेकिन केपी गवर्नमेंट ने उसका एक एंडोमेंट फंड बना लिया और उस एंडोमेंट फंड का उन्होंने नाम ही ये रखा कि ये माइनॉरिटीज के लोग जब टेररिज्म का शिकार होंगे तो उनको दिया जाएगा, यानी मुस्तकबिल में जो लोग शिकार होंगे उनको दिया जाएगा। तो जो ऑल सेंट्स चर्च के विक्टिम्स थे उनको 10 साल गुजर गए हैं, आज तक वो पैसे नहीं मिले। और जो हमारा पिछला माइनॉरिटी राइट्स कमीशन था उन्होंने भी इस बात का नोटिस नहीं लिया कि उन लोगों को आज तक कंपनसेशन नहीं मिली है और उनको कंपनसेशन दिलवाने की जरूरत है। इसके अलावा ये बात मैं करना चाहती हूँ कि जो हमारे कमीशन अभी बने उनमें उसी तरह से मेंबरान की तनख्वाहें हों, उनके उसी तरह से पूरी जो उनके हकूक बनते हैं जिस तरह एक फुल टाइम बंदे के होंगे। क्योंकि हमारे पास बच्चों के हकूक का जो कमीशन है उसकी भी मिसाल है और एनसीएचआर की भी मिसाल है। वो इतनी जो जान फशानी से काम हो रहा है, उन रेगुलर मेंबरान जो है उनकी मिसाल तो यूं है कि वो सूबाई लिहाज से है कि हर सूबे से एक एक मेंबर है, एक आईसी से है, एक फिर उनका चेयरपर्सन होता है, इस तरह से। तो इस तरह का कोई क्राइटेरिया रख लें। अगर रिलीजन के हिसाब से भी रखना है तो रिलीजन में इस तरह से नहीं कि रिलीजियस बॉडीज आ जाएं जी, कैथोलिक्स का बिशप आ जाए जी, सिक्स का फलाम गुरुद्वारे का हेड आ जाए। वो लोग आने चाहिए जिनका माइनॉरिटी राइट्स के हवाले से काम हो, जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगाई हो इस हवाले से, जिनकी जिंदगी में कोई ऐसा धब्बा नहीं हो कि वो माइनॉरिटी राइट्स या ह्यूमन राइट्स के खिलाफ कोई काम कर चुके हों या उनके करेक्टर में कोई ऐसी चीज आती हो कि उन्होंने हकूक की पामाली में रोल प्ले किया हो। तो मेंबरान थोड़े होने चाहिए। मैं बिल्कुल छापिया साहब की बात से मुत्तफिक हूँ और उनकी तनख्वाहें भी होनी चाहिए, उनकी फुल टाइम जॉब होनी चाहिए। और ये जो ढेरों ढेर एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं उनकी जरूरत नहीं है जिस तरह के वो नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स में नहीं है। बहुत शुक्रिया शहनाज, अगर कोई आगे सवाल करते हैं आप तो मैं आगे थैंक यू जवाब वेरी मच मैम। जी हम अपने आखिरी राउंड की तरफ बढ़ते हैं और मैं जयपाल छाबड़े साहब की तरफ आना चाहूंगा। छाबड़े साहब, आपने एक तो अपना रिसर्च वर्क शेयर किया कि दूसरे ममालिक के अंदर किस तरीके का मिनॉरिटी कमीशन होता है, तो अगर आप कोई और भी मिसाल देना चाहे किसी और हवाले से तो वो भी आपके लिए जरूरी है। लेकिन मुझे बताइएगा कि जिस तरीके से अभी मैडम नबीला फिरोज भट्टी साहिबा ने कुछ सिफारिशात पेश की हैं कि हम इस तरीके का मिनॉरिटी कमीशन देखना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसमें सबसे बड़ी बात एक आज़ाद और खुद मुख्तार और किस तरीके से मेंबरान का चुनाव हो, आपके ज़हन के अंदर कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि इस कमीशन का के हवाले से आपकी सिफारिशत होनी चाहिए, और इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज डू शेयर विद अस। अच्छा, मैं काफी चीजों से इनसे एग्री कर रहा हूँ और मैं कुछ तजवीजें बाकी दूंगा। अच्छा, एक तो मिनाटी कमीशन जो हमारी बनी थी तो ये एक क्रेडिट इमरान खान को जाता है कि पहली दफा चेयरमैन एक नॉन मुस्लिम को बनाया गया था। बाकी जो माजी में जितने भी हमारी कमीशनें बनी थी तो उसका जो चेयरमैन बनता था वो रिलीजियस मिनिस्टर खुद बन जाता था या उसको बना देते। तो एक ये उनको क्रेडिट जाता। अच्छा, जैसे मैंने पहले भी किया तो मिनाटी कमीशन को जब तक ये ऑटोनॉमस नहीं करते
तो उसको क्योंकि वर्किंग एटमॉस्फेयर सही नहीं होगी, उसके मेंबर काम नहीं कर पाएंगे। और जैसे मैडम ने बात करी कि जो हमारे साथ ऑफिशियल मेंबर बिठा देते हैं, कि रिलीजियस मिनिस्टर भी बैठा होता है, सेक्रेटरी भी उसका बैठा हुआ है, एजुकेशन सेक्रेटरी बैठा हुआ है, लॉ सेक्रेटरी या उनका एडिशनल सेक्रेटरी होता है, तो इतने लोगों को मीटिंग में साथ नहीं होना चाहिए। उसका होता क्या है, मैं उसमें एक मिसाल देता हूं कि मिनाटी कमीशन शुड बी फॉर मिनाटीज बाय मिनाटीज ऑफ मिनाटीज। एक तो उसका मुस्लिम मेंबर ही नहीं होना चाहिए। अब मैं समझता हूं, मैं एक पहला आदमी था जो मैंने अपनी पहली मीटिंग में, जब हमारी कमीशन स्टार्ट हुई थी, ऑन द रिकॉर्ड उनके ऑफिशियली लिखा हुआ है कि मैंने ऑब्जेक्शन किया था कि मुस्लिम मेंबर उसमें नहीं होना चाहिए, भले वो कितना भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, कुछ भी है, लेकिन मिनाटी कमीशन का मेंबर मिनाटी वाले ही होने चाहिए। तो मेरा तो उसमें अभी भी ओपिनियन ये है। अच्छा, दूसरा, अगर इनको सरकारी मेंबरों को बिठाना है, अगर गवर्नमेंट समझती है एजुकेशन वालों को, लॉ वालों को, ह्यूमन राइट्स वालों को, तो जो पहला 1 घंटा मीटिंग हो, दैट शुड बी ओनली ऑफ द मीटिंग ऑफ द मिनाटी मेंबर्स। उसमें वो मेंबर्स ना बैठे, क्योंकि जब वो बैठते हैं तो वो ओपिनियन मेकिंग में रुकावट बनते हैं। क्योंकि जिस एजेंडा पे डिबेट होती है, तो वो उसमें ओपिनियन अपना देते हैं, रिलीजियस सेक्रेटरी भी दे रहा होता है, दो उनके जो मुस्लिम मेंबर हैं वो भी। जैसे मैंने आपको बात करी कि मैंने फोर्स कन्वर्जन पे एक रेजोल्यूशन लाना चाहा, तो उसको लाजमी है, उन्होंने जो हमारे मुस्लिम मेंबर थे तो उन्होंने उसको डिसएग्री किया। जब उन्होंने डिसएग्री किया तो हमारा चेयरमैन भी उनके पीछे चला गया, तो जितने बाकी मेंबर थे वो भी उनके पीछे चले गए। तो वो, तो मिनार्टीज का जब तक ओनली मिनार्टी मेंबर्स की मीटिंग नहीं होती, एक तो ये। दूसरे, जीवा ने जो एक्ट बनाया है उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको बेहतर करने की जरूरत है। एक तो उन्होंने जो मेंबर्स सिलेक्शन का प्रोसेस उसमें लिखा है, वो भी जो एक जज बनेंगे, उसके कमेटी के चेयरमैन, बाकी मेंबर होंगे, लेकिन आखिर में उसने ये लिख दिया है कि वो मेंबरों का डिसीजन वो कमेटी नहीं कर रही, वो एक एक मेंबर के 3 नाम गवर्नमेंट को भेज देगी, तो गवर्नमेंट फिर डिसाइड करेगी उन 3 नामों में से जिसको किक आउट कर दे। तो दिस इज नॉट राइट। तो फिर इस कमेटी का क्या काम है? या तो कमेटी डायरेक्ट मेंबर बनाए, खुद सिलेक्ट करे, इंटरव्यू करे। अगर उसको गवर्नमेंट को ही देना है तो गवर्नमेंट को फिर तो वो 3 में से अपनी मर्जी का, बाकी 2 को गवर्नमेंट किक आउट कर देगी। अच्छा, एक तो ये भी इसमें है। दूसरा, मुस्लिम मेंबर की जैसे मैंने बात की वो भी नहीं होना चाहिए। बाकी मैडम की इस बात से मैं एग्री हूँ कि ये या तो ऑटोनॉमस हो या ज्यादा से ज्यादा वो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री के साथ हमें रख सकते हैं। दूसरा, हमारा बजट इंडिपेंडेंट हो, हमारे पावर्स उसमें मेंशन किए जाएं कि कमीशन को पावर हो तो वो किसी को भी पूरे मुल्क में से समन कर सके। जैसे जड़ानवाला का वाकया होता है, तो कमीशन को राइट हो तो वो आईजी पंजाब को समन कर सके, ठीक है। जब तक इनके पास हमें राइट्स नहीं दिए जाएंगे तो हम कमीशन को जब बजट नहीं होगा तो हम रिसर्च स्टडीज नहीं करवा सकते। हमें रिसर्च स्टडीज करवाती है कि पाकिस्तान में जो मिनारिटीज रह रही हैं उनकी जो डेवलपमेंट है वो कैसी है, ये रिजर्व सीट्स का जो सिस्टम है ये कैसा है, इलेक्शन सिस्टम हमारा कैसा होना चाहिए। तो ये सारी इनकी रिसर्च के लिए भी हमारा बजट होना चाहिए। और हमारा एक इंडिपेंडेंट जब तक वो नहीं देंगे तो पाकिस्तान में कोई भी मिनारिटी कमीशन ये बनाएंगे। अभी भी आपको नजर आ रहा होगा, हमारी कमीशन के बाद जो दूसरे मिनारिटी कमीशन नहीं बन पा रही, जो मेरा जाती राय है, तो इनका भी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी वाले चाह रहे हैं कि हमारा चेयरमैन आए और नून लीग वालों की कोशिश है कि हमारा चेयरमैन आ जाए। तो लाजमी है उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से हमारा जो मई 23 में लास्ट हमारी मीटिंग हुई है, तब से अभी साल से ऊपर टाइम हो गया है, लेकिन ये कमीशन नहीं बना रहे, न उसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। दूसरा, इसमें जो मेंबर रखे गए, मैडम ने भी मेरे से एग्री किया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जीवा साहब
जो भाइयों की पॉपुलेशन पाकिस्तान में ज्यादा है उनका 1 मेंबर लिखा है, और जो सिखों की पॉपुलेशन कम है उसके 2 मेंबर लिखे हैं। मुझे तो हैरानी हो रही है कि क्रिश्चियन आप क्यों साइलेंट हैं कि पंजाब में क्रिश्चियन पॉपुलेशन नंबर 1 पे है और वहां का मिनार्टी मिनिस्टर एक सिख को बना दिया है। इस पे आपको ऑब्जेक्शन क्यों नहीं है? मैंने तो किसी की इस पे आवाज नहीं सुनी, किसी असेंबली मेंबर ने इस पे आवाज नहीं की। मुझे तो इस पे भी दुख होता है कि केपीके में जब क्रिश्चियन आबादी ज्यादा है तो वहां का सेनेटर सिख बन जाता है, हालांकि वहां का हिंदुओं की पॉपुलेशन भी केपीके में सिखों से ज्यादा है। तो ये जो तमाम चीजें हैं इस पे मैं देखता हूं कि हमारे जो मेंबर्स होते हैं वो अपॉर्चुनिज्म का शिकार होते हैं, फ्यूचर में जो अपनी रिलेशनशिप का ख्याल करते हैं या दोबारा मेंबर बनने की लालच में वो रियलिटीज पे बात नहीं करते। मुझे तो आज तक याद नहीं है कि जब 18वीं तरमीम में रजा रबानी साहब की चेयरमैन में ये पास हो रहा था कि डॉक्टर जयपाल पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बन सकता, तो तमाम हमारे एमएनए क्या कर रहे थे? वो एमएनए पीपल्स पार्टी का हो, वो एमएनए पीटीआई का हो, या वो जिसका भी हो, तो वो क्या नींद कर रहे थे? तो उनको असेंबली में भेजने का फायदा क्या है? जब वो मेरे गले पे कोई लात मार रहा है तो मैं तो अपने राइट्स के लिए सियासत कर रहा हूँ, और मैं तमाम चैनलों पे बात करता हूँ कि पीटीआई अगर कोई मेरे खिलाफ लॉ पास करेगी तो आई विल रेजिस्ट, क्योंकि मैं पीटीआई में सियासत इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे राइट्स मिले। मैं इसलिए नहीं कर रहा, कोई टाइम पास करने नहीं आया कि मुझे सिर्फ मेंबरशिप नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपने इक्वल स्टेटस, इक्वल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी चाहिए। सिर्फ बात करने की हद तक नहीं है। मैं यही कंप्लीट करूंगा कि हमें उसमें जो भी मुतालबात हैं, जब तक हम स्टैंड नहीं लेंगे, ये एक कहावत है कि जब तक बच्चा रोता नहीं है तो उसको माँ दूध नहीं दे देगी। तो पाकिस्तान में हम जब तक मुतालबा नहीं करें कि पाकिस्तान के आइन को, अच्छा ये पिछली दफा वो रह गई थी, मैंने जो अपनी मई की लास्ट मीटिंग में ये रख के आया था, जब ये गोल्डन जुबली मना रहे थे पाकिस्तान में आइन की, तो मैंने वहां अपनी स्पीच में कहा था कि मैं गोल्डन जुबली तब मनाऊंगा जब मुझे आप आइन में इक्वल स्टेटस देंगे। जब तक मुझे इक्वल स्टेटस नहीं है तो मैं गोल्डन जुबली उसकी नहीं मना सकता। इक्वल स्टेटस की आपने बहुत खूबसूरत बात की, और आपने खासतौर पर एक इश्यू, अहम इश्यूज को भी साथ में उठाया, जिसका चर्चा हमने 11 अगस्त में मुख्तलिफ माइनॉरिटीज के सिटिंग्स में देखा, और खासतौर पर उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ पंजाब के हवाले से जो देखिए, मिनिस्ट्री इनको हवाले बोलना से। पड़ेगा कि पाकिस्तान जी सेक्युलर बिल्कुल बना था, बिल्कुल, ये मैं बात इसी करनी पड़ेगी। सेक्युलर जी बना बिल्कुल था, बिल्कुल, इसके सेक्युलर। हवाले से मैं बात करता हूँ। जी मैडम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, मैडम नबीला फिरोज भट्टी साहब, आप बताइएगा, एक तो एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स अगर बनता है पाकिस्तान के अंदर, तो इसके बनने के बाद कौन से ऐसे काम है जो अभी अकलियतों के नहीं हो पा रहे, तो अकलियतें उनको कर पाएंगी? दूसरा ये बताइएगा, इसके साथ एडिट क्वेश्चन है कि इसके बनने से पाकिस्तान का जो बैन अवी तशख़्ख़ुस है वो किस तरीके से नुमाया हो सकता है या बहाल हो सकता है, या हम वहां पर बता सकते हैं कि जो एक लापा जाता है यहाँ पर के पाकिस्तान में अकलीतें बिल्कुल महफूज हैं और सर का ताज है, तो इसको क्या इस वर्डिंग को ब्रोए का लाने के लिए क्या नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स किसी सूदमंद साबित हो सकता है? अशनाज, आपके सवालों के जवाब मैं देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 2-3 पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगी कि हम चाहते हैं कि कमीशन पेरिस प्रिंसिपल्स के तहत बने। तो पेरिस प्रिंसिपल्स में पहला प्रिंसिपल ही ये है कि प्लूरलिज्म हो कमीशन के, जब उसकी बॉडी बने, उसकी स्टैब्लिशमेंट हो, तो प्लूरलिज्म हो। तो मैं पर्सनली, और मेरा जो हमारा फोरम है पीपल्स कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स, हम इस बात के मुखालिफ नहीं है कि इसमें कोई मुसलमान रुकन नहीं हो सकता। मैं जिन लोगों के साथ काम करती हूँ, मैंने उसमें इतने ऐसे मुसलमान लोग देखे हैं जो माइनॉरिटी राइट्स पे हमारे बहुत से माइनॉरिटी लीडर्स से ज्यादा काम करते हैं। तो इसलिए मुझे उनकी वफा पे या उनकी कारकर्दगी पे या उनकी गुडविल पे कोई शक नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ कि चेयरपर्सन जो है वो माइनॉरिटी से हो, लेकिन अगर कोई मेंबर होता है तो कोई मसला नहीं। लेकिन एक एक तरीका ये भी है कि जब हम कहते हैं ना कि
कोई भी एक्स ऑफिशियो मेंबर नहीं होना चाहिए। तो हम उसके साथ ये कहते हैं कि जो सिस्टर कमीशंस हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स है, नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन है, उनके चेयरपर्सन या उनका चेयरपर्सन का कोई नुमाइंदा वो इस कमीशन में वॉलंटियर मेंबर के तौर पे आना चाहिए, जिससे ये है कि एक तो कमीशंस को एक दूसरे के काम का पता चलता है, एक दूसरे से सीखते हैं, दूसरा काम ओवरलैप नहीं होता। तो बजाय इसके कि मिनिस्ट्री के सेक्रेटरीज आए, जो बाकी के 3 कमीशन है उनके चेयरपर्सन या उनके नुमाइंदे वो जरूर आए, और इन जो हमारे चारों इदारे हों इनकी आपस में अच्छी लिंकेजेस होनी चाहिए, इनका आपस में अच्छा काम होना चाहिए, एक दूसरे से सीखा जाए। अच्छा कमीशन क्या होगा? अच्छा कमीशन वही होगा जो इंटरनेशनली जिसको माना जाएगा। अगर हम यहाँ कहते भी रहे कि माइनॉरिटी हमारे सर का ताज है, तो फिर भी आप देखें ना, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की जब रिपोर्ट आती है तो उसमें पाकिस्तान में माइनॉरिटी के हकूक के बारे में क्या लिखा जाता है। जिनीवा से बाकायदा 3 दफा वार्निंग आ चुकी है फोर्स कन्वर्जन के हवाले से। तो वो वार्निंग्स जो हैं वो यहाँ के माइनॉरिटी के लोग तो नहीं देते, वो स्पेशल रेपिटर्स वहां से देते हैं। और आपको इत्तेफाक हुआ होगा मेरे ऐसे पढ़ने से, जो पिछला था उस पे तो मैंने बकायदा आर्टिकल लिखा था। तो हमारे यहाँ कहने से कि अरोड़ा साहब कह दें कि भाई माइनॉरिटी को पूरे हकूक हासिल हैं, या कोई और क्रिश्चियन मेंबर कह दे कि माइनॉरिटी को पूरे हकूक हासिल हैं, या मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रहे हैं माइनॉरिटी मेरे सर का ताज है। उन्होंने ये तो कहा माइनॉरिटी मेरे सर का ताज है, सरगोदा में इतना बड़ा सानहा हुआ, वो सरगोदा तो नहीं गई है, चीफ मिनिस्टर बन चुकी थी उसके बाद भी नहीं गई है कि लोगों को कंसोल करें। देखें जाके किसी भी मुल्क में, किसी भी एडवांस कंट्री में आप देखें कि कोई हादसा इस तरह का होता है, टेररिज्म का या दहशतगर्दी का या कुछ इस तरह, तो प्राइम मिनिस्टर खुद साथ खड़े होते हैं। ओबामा के दौर में जब स्कूल पे फायरिंग हुई थी तो ओबामा किस तरह से खुद वहां पे तकरीर में रो रहे थे, कर रहे थे। हमारी वजीर आला ने या हमारे वजीर आजम ने सरगोदा के वाक़े को कंडेम भी नहीं किया है। तो ये चीजें जो होती हैं ये रिकॉर्ड में आती हैं, और हम वही माइनॉरिटी राइट्स कमीशन चाहते हैं जो इतना पावरफुल हो कि जो आप कह रहे थे कि क्या कर सके माइनॉरिटी कमीशन। तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो ह्यूमन राइट्स को मॉनिटर कर सके। जो बिल्स माइनॉरिटीज से रिलेटेड, पाकिस्तानियों से रिलेटेड असेंबली में पास होते हैं, किसी भी माइनॉरिटी, अब जैसे पिछले साल में 498 में सजा बढ़ाई जा रही थी, तो माइनॉरिटी राइट्स कमीशन का ये काम बनता है कि वो कोई भी माइनॉरिटी का मसला हो उसको प्रोटेक्ट करें, उसके बारे में आवाज उठाएं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो लॉज हैं यहाँ पे उनको देखें कि माइनॉरिटीज के हक में क्या है, और जहाँ पे कोई मसला हो उसको उसके खिलाफ आवाज उठाएं। फिर ह्यूमन राइट्स की जो पामालियां उनको देखने का काम है कि क्यों हो रही हैं, किस इश्यू पे हो रही हैं, कौन से इदारे कर रहे हैं, उन पे माइनॉरिटी राइट्स कमीशन की आवाज आनी चाहिए। पिछले साल 2022 में सिंगल नेशनल करिकुलम का बड़ा जोरों शोर था, तो सिंगल नेशनल करिकुलम में हम लोग इतना बोल रहे थे कि जो सेकुलर मजमून है या जो कंपल्सरी मजमून है, जैसे इंग्लिश है, उर्दू है, जनरल नॉलेज है, इनमें इस्लामियात का मजमून नहीं होने चाहिए, क्योंकि 40% सिलेबस तकरीबन इन मजमूनों का भी जो है ना वो इस्लामी होता है। तो हम कह रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, तो चेला राम साहब ने कह दिया जी हमें तो कोई मसला नहीं है, ये तो सारे मजमून जो है ये सही है, हमारे बच्चे भी अच्छा सीखेंगे, अच्छे अखलाक के बारे में सीखेंगे। इस पे भी उस वक्त मैंने एक आर्टिकल किया था जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी। तो ऐसा माइनॉरिटी राइट्स कमीशन हो जो वाकई माइनॉरिटीज के इश्यूज को, माइनॉरिटीज के हकूक को जानता हो, समझता हो, और उसको पता हो कि ये चीज ठीक है, ये चीज माइनॉरिटीज के खिलाफ है, और जिसको इंसानी हकूक के बैनुल अक़वामी फ्रेमवर्क का कुछ पता हो। क्योंकि अगर इंसानी हकूक के बैनुल अक़वामी फ्रेमवर्क का नहीं पता तो फिर हम प्लूरलिज्म को नहीं समझेंगे, फिर हम इंक्लूसिविटी को नहीं समझेंगे, फिर हम जो एक्सक्लूजन हो जाता है उसको नहीं समझेंगे।
तो ये सारी चीजें जो आपने कहा कि इससे इंटरनेशनली क्या असर पड़ेगा, तो डेफिनेटली इंटरनेशनली असर पड़ेगा अगर ऑटोनोमस, इंडिपेंडेंट, इफेक्टिव, प्लूरल माइनॉरिटी राइट्स कमीशन बनता है तो बाहर की बॉडीज को भी पता होता है। कितना हम नेट में पे फायरवॉल लगा के इंटरनेट को रोक लेंगे या जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको कंट्रोल कर लेंगे। अब तो दुनिया एक ग्लोबल विलेज है और जहां यहाँ पे जो भी बात होगी वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चलेगी और इंटरनेशनल कम्युनिटी उस पे बात भी करेगी। इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ जब भी हम रिपोर्ट्स देखें पिछली सीसीपीआर की, बड़ी यूपीआर के लिहाज से देख लें, जो भी इस तरह की रिपोर्ट्स इंडिपेंडेंट होती हैं उनमें ये आता है कि पावरफुल, इंडिपेंडेंट, इफेक्टिव माइनॉरिटी राइट्स कमीशन जो है वो बनना चाहिए। तो मेरी तो यही सिफारिश है कि माइनॉरिटी राइट्स कमीशन इस तरह से हो कि उसको पेरिस प्रिंसिपल्स के मुताबिक होना चाहिए, उसमें मेंबरान इतने नहीं हो कि मीटिंग का सारा डिसिप्लिन ही खराब हो और उसका कोई वो ही ना रहे, और प्लूरल होना चाहिए सारी, मतलब, और हमें रिलाय करना पड़ेगा। मैं तो ये समझती हूँ कि माइनॉरिटी का बंदा, अगर मैं क्रिश्चियन हूँ और कोई सिख माइनॉरिटी का बंदा आ जाए तो मुझे कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन आबादी तो देखनी चाहिए ना। अब सिखों की अगर सिर्फ 15,000 आबादी है तो उसके 3 मेंबरान तो नहीं हो सकते या 2 मेंबरान तो नहीं हो सकते ना। तो आबादी का कुछ तनासुब देखना चाहिए, लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि अब जिस तरह से जीवा साहब वाले बिल में 3 क्रिश्चियन मेंबर हैं, 3 हिंदू मेंबर हैं, तो क्या इतने मेंबरान को गवर्नमेंट तनख्वाहें दे सकेगी? क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बहुत ठीक रिसोर्सेज जिस तरह से एनसीएचआर को मिले इस तरह से नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी राइट्स को भी मिलने चाहिए। और जिस तरह से छाबड़िया साहब बात कर रहे थे सोमोटो एक्शन की, तो सोमोटो एक्शन के लिए तो फिर ये जरूरी है कि नेशनल माइनॉरिटी राइट कमीशन के पास वो पावर्स हों वो जो नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के पास हैं, क्योंकि सोमोटो एक्शन तो खवातीन वाला कमीशन भी नहीं ले सकता और बच्चों वाला कमीशन भी नहीं ले सकता। लेकिन सोमोटो एक्शन अगर माइनॉरिटी राइट्स पे लेना है तो फिर हमारी डिमांड यही होनी चाहिए कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज राइट्स जो है उसको नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की तर्ज पे बनाया जाए और उसी तरह से थोड़े मेंबरान के साथ बनाया जाए और उसी तरह से कोई मिनिस्ट्री के मेंबर्स उसमें नहीं होने चाहिए जिस तरह से उसमें नहीं है, हमारे पास भी मिनिस्ट्रीज के मेंबर्स नहीं होने चाहिए। जाते जाते अशनाज में एक छोटी सी बात करना चाहूंगी कि इमरान खान ने चेला राम को चेयरपर्सन इसलिए बनाया था कि शुएब सडल कमीशन बन चुका था और शुएब सडल साहब और सुप्रीम कोर्ट इस पे बहुत विजिलेंट थे और उनकी तरफ से ये प्रेशर था कि ये माइनॉरिटीज का बंदा ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। मैं नबीला साहबा से एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि नबीला साहबा आपको लगता है कि ये कमीशन बहुत जल्द फॉर्म हो जाएगा या बन जाएगा? मुझे लगता है क्योंकि जिस तरह से पिछले साल भी आ रहा था ना, क्योंकि अब हम इस तरह का कमीशन नहीं चाहते कि बस नोटिफिकेशन आ जाए और फिर पोजीशंस अनाउंस हो जाए और लोग एप्लीकेशंस भेज दें और कोई भी बैठा जिसका पता भी नहीं है, हमें कोई विजिबल हाथ भी नहीं है कि कौन बना रहा है क्या कर रहा है। हम इस तरह का कमीशन चाहते हैं जो स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन के तहत बने और हम लेजिस्लेशन में ही ये 2023 में बनने जा रहा था। हमने बहुत हाथ पांव मारे कि सेनेट से ये पास नहीं हो और अभी भी हम जीवा साहब को भी हम कर रहे हैं कि उनको भी हमने रिकमेंडेशंस दी हैं और एक कमीशन का बिल जो है ना वो ट्रायरी बिल से भी पेश होने के अमकानात हैं, तो हमने उनको भी अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं कि ये रिकमेंडेशंस जेरे नजर रखते हुए जो कमीशन है उसको प्रपोज किया जाए और उसकी एनेक्टमेंट हो। बहुत शुक्रिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल इससे डेसेगिरी करता हूँ। मुसलमानों से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और किबला आयाज साहब मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो इस्लामिक कार्डियोलॉजी काउंसिल के चेयरमैन, हमेशा मेरे कमरे पे आते हैं। लेकिन कमीशन का मेंबर मुसलमान को आप जब अलाउ कर रहे हैं तो आपकी मर्जी से मेंबर नहीं बनेगा। वो गवर्नमेंट आपको जो दे देती है वो आपके डिसीजन पे वहां जो आलम बिठा देंगे, दो मौलाना मेंबर कर देंगे तो आपके डिसीजन नहीं कर पाते। तो मैं ब्रदरहुड में यकीन रखता हूँ। मुस्लिम मेरे उतने ही दोस्त हैं जितने मैडम भट्टी के होंगे, लेकिन मैं
जब वोमेन कमीशन का मेंबर वोमन बन सकता है तो मिनार्टी कमीशन का मेंबर मिनार्टी वाला ही बने, और उसको पावर्स दिया जाए और मेंबर्स लिमिटेड किया जाए। अगर अच्छा, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बड़ी आबादियों से होने चाहिए। अगर हिंदू चेयरमैन बनता है तो वाइस चेयरपर्सन क्रिश्चियन होना चाहिए। अगर चेयरपर्सन क्रिश्चियन बनता है तो वाइस चेयरपर्सन हिंदू होना चाहिए। तो ये इस तरह की चीजें, और उसको हम रूल जब वंडरफुल तक वंडरफुल एडवाइस। पावर, हाँ, पावर्स नहीं देंगे तो वो काम नहीं कर पाएगी। यार साहब ने तो 2000 का मजमा था यहाँ पे आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने कहा था फोर्स कन्वर्जन कोई मसला ही नहीं है। हम खुद वहां मौजूद थे, पीटर उनके साथ पैनल में थे, और उन्होंने किसने पीटर को के किसने साथ डिसएग्री किया किबला था। या सबकी उन्होंने किबला कहा या था सबकी फोर्स बात कर रहे हैं। कन्वर्जन कोई मसला ही नहीं है। किसने दूसरी किबला बात याद ये, ने किसने किबला या साहब जी, तो किबला किबला या याद साहब ने ने। मेरी ऑफिशियल लेकिन रिकॉर्ड पे मैं सिग्नेचर सिर्फ ये कहना मौजूद है। चाहूंगी, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि जो हम प्रपोज कर रहे हैं, जिसके लिए हम एडवोकेसी कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो इंसान हो, वो लोग हो, वो पर्सनैलिटीज हो जिनका ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड हो। हम ये नहीं कह रहे कि कोई मौलवी हो या कोई फलां हो, क्योंकि ये रिलीजियस बॉडी नहीं बनने जा रही, ये ह्यूमन राइट्स बॉडी बनने जा रही है। तो ह्यूमन राइट्स के जो काम करने वाले लोग हैं उनमें से कोई मेंबर, मतलब मेरी मर्जी से तो नहीं बनना, लेकिन मैं जो प्रपोज करती हूँ वो ये है कि मैं मुसलमान मेंबर होने के को डिसएग्री नहीं करती। मैं समझती हूँ कि प्लूरल अगर वंडरफुल होना है, वंडरफुल और है मैम। जी तो जी आपकी थैंक यू मच। मैं आपकी आप दोनों मसला नहीं स्पीकर्स नहीं, वो ओपिनियन है, नहीं नहीं, ये ओपिनियन है, आप ठीक है, ठीक है। आप दोनों स्पीकर्स का और पैनलिस्ट का मैं बहुत दिली तौर पर मशकूर हूँ कि आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में आज नेशनल कमीशन फॉर इशू को कौम के सामने रखा, और खासतौर पर वो लोग जिन इश्यूज के इंफॉर्मेशन मजीद इस हवाले से जान पाएंगे। मैं गुजारिश करूंगा सैमसन जवेद साहब से कि वो आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करें और इस प्रोग्राम को क्लोजिंग वर्ड्स दें। जी बहुत शुक्रिया जयपाल छाबड़िया साहब और नबीला फिरोज भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इसमें नाज़रीन एक खास यही बात आई है सामने कि ये रिलीजियस अदारा नहीं है, ह्यूमन राइट्स के अंडर जाना चाहिए, बजाय ये मजहबी मिनिस्ट्री के अंडर जाने की बजाय ये ह्यूमन राइट्स का मामला है। और गुज़श्ता जो तजर्बा हुआ कि लास्ट टाइम जब बहुत बड़ी बदमज़गी भी पैदा हुई, हिंदू रहनुमाओं ने बड़ी वाशगाफ अल्फाज में बोला, फिर हमारे क्रिश्चियन भी हाल में बहुत सख्त बोले कि वहां पे मियाँ मिट्ठू को बुलाया हुआ था। फिर जो नूरुल हक हैं उन्होंने आगे मूव ही नहीं किया वो बिल, जब फोर्स कन्वर्जन का उसमें एक इजाफा हुआ था। ये वजह थी कि वो मिनिस्ट्री रिलीजियस मिनिस्ट्री के अंडर जा रहा था। ये कतन इसको उसके अंडर नहीं जाना चाहिए, और कौमी कमीशन जो है वो एक इंडिपेंडेंट अदारा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिनार्टी का ही सारा मामला आता है। जो 2014 को ये डिसीजन सामने आया वो मिनार्टी के राइट्स की बात थी, उसकी प्रोटेक्शन की बात थी, उसके मसाइल, उनके साथ तासुबात होते हैं उनकी बात थी, जो एक फैसला जिसने पूरी दुनिया ने इस फैसले को सराहा। तो इस तरह से होना चाहिए। और मैं अच्छा, इसमें एक करेक्शन ये थी कि मैंने सुओ मोटो की बात नहीं की। समन किया जा सकता है, उनको बुलाया जा सकता है, समन करने का पावर होता है समन जी उनके पास, जी मैं समन एक कर। और बात करना चाह रहा था कि ये उस वक्त शहबाज शरीफ साहब थे, मेरा गालिबन क्रिसमस डिनर था इस्लामाबाद में, जिसमें बहुत सारे सफीर आए हुए थे गैर मुल्की। तो उन्होंने कहा था कि हम इसको एक मजबूत अदारा बनाएंगे, मिनार्टी राइट्स कमीशन को, ताकि ये बेहतर मसाइल हल हो सके। तो इसमें जब तक हमारी हुकूमत, हमारे वजीर आजम और हमारे वजीर आला पंजाब, क्योंकि मोस्टली सारे जितने भी डिस्क्रिमिनेशन के वाकयात मिनार्टी के साथ वो पंजाब में है, तो जब तक वजीर आला संजीदा नहीं होंगी मरियम नवाज साहबा और वजीर आजम, ये मसाइल ऐसे ही होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कमीशन जो है एक आज़ादाना हैसियत इख्तियार करेगा और मसाइल हल करेगा। आप सबका फिर एक बार शुक्रिया, और अश्कनाज खोकर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि बड़ी खूबसूरती से उन्होंने इस मामले को आगे बढ़ाया।
और नबीला साहब आप हर टॉपिक पे लिखती हैं, चाहे वो फोर्स कन्वर्जन हो, चाहे वो क्रिश्चियन मैरिज एक्ट में जो मंजूर हुआ है उसके बारे में आपने बहुत खूबसूरत लिखा। और जयपाल छाबड़िया साहब, आपने भी बड़े अहम मसाइल पर बात की, आपका बहुत शुक्रिया। और खुदा आप सबका हामी हो, नासर हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।